हेलो बच्चों, वेलकम टू योर साइंस क्लास। तो बच्चों, आज मैं केमिस्ट्री के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करवा देती हूँ, जिससे आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है यू हैव टू सॉल्यूशंस ए एंड बी। द पीएच ऑफ सॉल्यूशन ए इज 6 एंड पीएच ऑफ सॉल्यूशन बी इज 8। तो विच सॉल्यूशन हैज मोर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या होता है, मतलब हाइड्रोजन आयन पीएच और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन में क्या रिलेशनशिप होती है। तो पीएच ऑफ सॉल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। इसका मतलब क्या है, पीएच ऑफ सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन का पीएच जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। इसका मतलब क्या है कि अगर पीएच कम है तो हाइड्रोजन आयन ज्यादा होंगे। ठीक है बच्चों, पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। इस बात को याद रखना कि अगर किसी भी सॉल्यूशन का पीएच कम है तो उसमें हाइड्रोजन आयंस ज्यादा होंगे। तो आपसे पूछा गया है कि विच सॉल्यूशन हैज मोर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, तो इसका आंसर होगा कि सॉल्यूशन ए। इसका आंसर होगा सॉल्यूशन ए हैज मोर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, मोर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ गई। तो किसमें है, सॉल्यूशन ए, क्योंकि सॉल्यूशन ए का पीएच 6 है और सॉल्यूशन बी का पीएच है 8। तो ये बात समझ में आ गई कि जिसका पीएच कम होगा उसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द सॉल्यूशन इज एसिडिक एंड विच वन इज बेसिक। तो ये वाला एसिडिक होगा, जिसका पीएच 6 है वो एसिडिक होगा और इसका 8 है वो बेसिक होगा। ये आपने एक पीएच स्केल देखा होगा ना, पीएच स्केल में क्या होता है, 0 से लेकर के 14 तक नंबरिंग की गई होती है और बीच में होता है 7, ये न्यूट्रल होता है, 7 होता है न्यूट्रल, 7 होता है न्यूट्रल। ठीक है बच्चों, और 7 से कम वाला जो होता है वो एसिडिक होता है, एसिड के लिए होता है, और 7 से ज्यादा जो होता है वो बेस के लिए होता है। ठीक है, तो हमसे पूछा गया विच ऑफ द सॉल्यूशन एसिडिक एंड विच वन इज बेसिक। तो 7 से कम क्या है, 6, तो मतलब ए हमारा है एसिडिक, सॉल्यूशन ए क्या है, एसिडिक, और सॉल्यूशन बी जिसका पीएच 8 दिया हुआ है तो इधर बेसिक की तरफ है, तो सॉल्यूशन बी ये हमारा होगा बेसिक। ठीक है, क्लियर, ये बात समझ में आई। तो पीएच स्केल देखा होगा, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा उसके बारे में कि 7 पीएच किसका होता है, वाटर का होता है, जो कि न्यूट्रल होता है, और 7 से कम होगा वो एसिडिक होगा, 7 से ज्यादा होगा वो बेसिक होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर इस तरह से हम दे सकते हैं। ठीक, और हाइड्रोजन आयन किसमें ज्यादा होंगे, एसिड की तरफ ज्यादा होंगे, इसका पीएच कम है तो उसमें हाइड्रोजन आयन की संख्या ज्यादा होगी। ठीक है बच्चों, तो क्लियर हुआ। तो अगला क्वेश्चन करें बच्चों। तो अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन है। देखो, इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन आर टेकन इन टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। ठीक है, ये दो टेस्ट ट्यूब ए और बी हैं, उसमें इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन लिया गया है, मतलब मैग्नीशियम मेटल। HCl is added to test tube A while acetic acid, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड is added to test tube A while acetic acid मतलब CH3COH is added to test tube B। तो अब इन विच टेस्ट ट्यूब विल द फिजिंग अकर मोर विग्रेसली एंड व्हाई। अब पूछा गया है कि किस टेस्ट ट्यूब में फिजिंग जैसे झाग से निकलने लगते हैं ना, किसमें ज्यादा होगी और क्यों होगी। तो इसका रीजन है, देखो आंसर मैंने लिख रखा है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड, ये तो सबको पता है। सॉरी, HCl is strong acid, so it contains much greater amount of hydrogen ions, and acetic acid is weak acid, इसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम होगा, तो इसलिए इसमें फिजिंग ज्यादा विग्रेसली होगी कौन सी, टेस्ट ट्यूब ए में। तो ड्यू टू विच फिजिंग विल अकर मोर विग्रेसली इन टेस्ट ट्यूब ए। ठीक है बच्चों, तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसमें ज्यादा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होता है, तो फिजिंग विल अकर मोर विग्रेसली इन टेस्ट ट्यूब ए। ये तो पता चल गया कि किसमें होगा। इसका रीजन क्या है पूछा है, वाई। इसका रीजन है द फिजिंग इज ड्यू टू द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। जब इनमें रिएक्शन होता है मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। हाइड्रोजन गैस तो इससे रिएक्शन करके भी निकलेगी, लेकिन ज्यादा अमाउंट में उसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन नहीं है, इसलिए उसकी फिजिंग कम होगी। ठीक है, तो फिजिंग इज ड्यू टू द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ एसिड ऑन द मैग्नीशियम मेटल। ठीक है बच्चों, तो मैग्नीशियम मेटल जब एसिड से रिएक्ट करता है, देखो इस तरह का एक रिएक्शन होता है, हम रिएक्शन भी देख लेते हैं। Mg+HCl, तो क्या बनता है, मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है MgCl2 और हाइड्रोजन गैस निकलती है MgCl2 और प्लस हाइड्रोजन, ऐसा रिएक्शन होता है। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन गैस निकलती है यही फिजिंग करवाती है, इसी की वजह से वो झाग से निकलते हैं। इस इक्वेशन को आप वो भी कर लो, इसको बैलेंस कर लेते हैं। हाँ, यहाँ देखो ये क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 1 है, हाइड्रोजन 2, तो यहाँ हम 2 लगा देंगे तो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। हमेशा इक्वेशन बैलेंस करके ही लिखना है एग्जाम में,
ठीक है, जैसे इस तरह क्वेश्चन आता है तो आप इसका रीजन भी लिख दो और इक्वेशन भी लिख दोगे तो फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई इसमें मार्क्स कटने की गुंजाइश नहीं है। ठीक है बच्चों, तो समझ में आया कि ऐसा क्यों हुआ, कौन सी टेस्ट ट्यूब में ज्यादा फिजिंग होगी, जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड डालेंगे उसमें ज्यादा फिजिंग होगी। वो फिजिंग होती क्यों है? ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, जो कि मैग्नीशियम पे एक्शन करता है एसिड, तो वो निकलती है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आ गया ना? तो ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ बच्चों, क्वेश्चन है राइट वन इक्वेशन ईच फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो देखो पहला इसमें क्या है, जो हीट यूज करके डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। ठीक है, तो ये तो बहुत ही, इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं, लेकिन बहुत एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, जैसे हमारा लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को जब हम हीट देते हैं तो ये हमारा क्या बन जाता है, क्विक लाइम CaO और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये हमारा बनता है क्विक लाइम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हीट देने पर ये रिएक्शन बनता है। ठीक, तो वही रिएक्शन लिखने के लिए बोला गया है। तो इसके और भी हैं, जैसे लेड नाइट्रेट को भी हम हीट देते हैं तो वो भी हमारा लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन में टूट जाता है। तो हमें एक बोला गया है, इस तरह से एक दो अच्छे से लर्न करके रख लो, इस तरह क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, फिर दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन यूजिंग लाइट को यूज करके, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सिल्वर क्लोराइड AgCl। ठीक है, AgCl जो है सनलाइट में डिकम्पोज हो जाता है और डिकम्पोज होकर के सिल्वर और क्लोरीन बनाता है। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन यूजिंग लाइट, इसके लिए हम ले लेते हैं AgCl सिल्वर क्लोराइड, और इसको हम सनलाइट देते हैं, सनलाइट, तो ये बन जाता है सिल्वर और क्लोरीन। ठीक है, सिल्वर और क्लोरीन में ये टूट जाता है, सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है। तो सिल्वर तो सॉलिड होता है, ये सब भी लिख सकते हैं, और क्लोरीन गैस होती है। इसको हम बैलेंस कर लेते हैं, तो क्लोरीन 2 है तो हम यहाँ पे 2 डाल देंगे, तो इधर भी हमें 2 डालना पड़ेगा। ठीक है, इक्वेशन बैलेंस हो गया। इसी तरह का एक इक्वेशन है सिल्वर ब्रोमाइड, ये सिल्वर ब्रोमाइड के साथ भी होता है। जैसे सिल्वर क्लोराइड है, उसी तरह सिल्वर ब्रोमाइड भी हमारा सनलाइट में टूट करके सिल्वर और ब्रोमीन में, बिल्कुल सेम इक्वेशन इसी तरह का है। जैसे हम AgCl लिया, इसी तरह से हम AgBr लेते हैं, यहाँ पे सनलाइट और ये हमारा बन जाता है Ag और प्लस Br2, बिल्कुल सेम इक्वेशन है ये। तो ये भी हमारा सनलाइट के प्रेजेंस में ये इक्वेशन डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। ठीक है, तो ये वाला हम फोटोग्राफी में यूज करते हैं, जो सिल्वर ब्रोमाइड है, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो और इनको हम फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन भी बोलते हैं, इनको हम फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन ही बोलते हैं। और ये रिएक्शन जो होता है सिल्वर ब्रोमाइड वाला, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज किया जाता है। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी से तो बहुत ही इजी है। वाटर का जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं। ठीक है, वाटर का H2O को इलेक्ट्रोलिसिस में इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं, तो हमारा ये बन जाता है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। अब इस इक्वेशन को भी हम बैलेंस कर लेते हैं। ऑक्सीजन हमारा 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ 2 डालेंगे, फिर हमें यहाँ भी 2 डालना पड़ेगा। हमेशा इक्वेशन बैलेंस करके ही लिखना है। ठीक है बच्चों, तो ये समझ में आ गया ना, ये 3 टाइप्स के डिकम्पोजिशन जो हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी से होते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है, ये 3 नंबर में ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन करवाते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसको समझना है, कई बार बच्चे गलती कर देते हैं इसमें। तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब्स डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। जब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर होता है तो जब गैस कलेक्ट करते हैं 2 टेस्ट ट्यूब में, तो एक में डबल अमाउंट होता है और एक में उसका हाफ होता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो देखो, ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन लिखा हुआ है इलेक्ट्रोलिसिस का। तो हम इसमें क्या पाते हैं कि हमारा 2 मोल ऑफ वाटर को का अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन मिलता है और 1 मोल हमको मिलता है ऑक्सीजन। तो बस हो गया ना, ये हमारा हाइड्रोजन डबल हो जाता है और ऑक्सीजन उसका हाफ रहता है। तो बस यही हमें आंसर में लिख देना है कि फॉर एवरी 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन लिबरेटेड 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड। सो इन वन टेस्ट ट्यूब द अमाउंट ऑफ गैस इज डबल देन इन द अदर। ठीक है बच्चों, तो क्लियर हुआ है। क्वेश्चन बहुत छोटा सा था। अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन देखो है, नेम द सब्सटेंसेस ऑक्सीडाइज्ड, रिड्यूस्ड एंड आल्सो आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो हम पहला रिएक्शन देख लेते हैं। इसमें क्या है, फेरिक ऑक्साइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है आयरन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है और कौन सा रिड्यूस हुआ है? तो देखने से हमें लग रहा है कि हमारा फेरिक ऑक्साइड जो है ये रिड्यूस हुआ है, क्योंकि इसने ऑक्सीजन को छोड़ दिया है। तो जो ऑक्सीजन को छोड़ता है वो रिड्यूस होता है। तो यहाँ पे आपको लिख लेना है, बस मैं ऐसे ही समझा देती हूँ कि यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड इज
इस इक्वेशन में हमारा Fe2O3 इज रिड्यूस्ड। रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में हमने बताया था ना कि क्या होता है, इसने ऑक्सीजन को छोड़ दिया, दैट मीन्स ये हमारा फेरिक ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड, ठीक है। और इसमें ऑक्सीडाइज कौन हुआ है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड को एक और ऑक्सीजन मिल गया तो CO2 बना दिया है, तो CO इज ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है, CO इज ऑक्सीडाइज्ड। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। फिर बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। देखो जो रिड्यूस होता है खुद, वो दूसरों को तो ऑक्सीडाइज करता है, तो यही हमारा हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ये खुद रिड्यूस हुआ है तो ये हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ये बात समझ में आई बच्चों? तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा बन जाएगा Fe2O3। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड खुद तो ऑक्सीडाइज हो गया, खुद तो इसने ऑक्सीजन ले लिया, लेकिन दूसरे से छीन लिया ऑक्सीजन, तो ये है रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है बच्चों। क्लियर हुआ? तो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड जो हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। इस बात को याद रखना, जो खुद तो ऑक्सीडाइज होता है वो हो जाता है रिड्यूसिंग एजेंट, ये हमारा हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। क्लियर हुई बात? इसी तरह से इसमें अब देख लेते हैं, यहां भी हमारा ये है, ये रिड्यूस हुआ है, फेरिक ऑक्साइड रिड्यूस हुआ है, ठीक है। तो ये रिड्यूस होकर के आयरन बना दिया। और एल्यूमिनियम जो है ऑक्सीडाइज हुआ है, इसी तरह इसको भी कर लेंगे, एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज हुआ क्योंकि इसने ऑक्सीजन को लिया है, तो ये रिड्यूस हुआ है, तो यहाँ भी ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये है रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है बच्चों। क्लियर हुआ? तो यहाँ भी उसी तरह से हम कर लेंगे। समझ में आया? देखो फेरिक ऑक्साइड में ऑक्सीजन है, इसने ऑक्सीजन को छोड़ दिया है, एल्यूमिनियम को दे दिया, तो ये तो रिड्यूस हो रहा है, ये फेरिक ऑक्साइड रिड्यूस हो गया आयरन में, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऑक्सीजन इससे लेकर के ऑक्सीडाइज हो गया। लेकिन जब एजेंट की बात आती है तो जो खुद रिड्यूस हुआ है वही तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करा रहा है, तो ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये है रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है बच्चों। क्लियर हुआ? समझ में आया? अब यहाँ पे देखो, ये है सल्फर डाइऑक्साइड, ये है H2S मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड, और ये सल्फर डाइऑक्साइड, इनका रिएक्शन हुआ है। तो ये तो हम ऑक्सीजन के टर्म्स में हमने बताया था। और एक हाइड्रोजन का टर्म भी होता है कि अगर हम हाइड्रोजन गेन करते हैं तो मतलब वो रिड्यूस हो रहा है, और हाइड्रोजन को छोड़ते हैं तो मतलब ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, H2S ऑक्सीडाइज हो रहा है, H2S इज ऑक्सीडाइज्ड, ये है ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है बच्चों। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि इसने हाइड्रोजन को छोड़ दिया, सल्फर में ये ऑक्सीडाइज हो गया, और जो ऑक्सीडाइज्ड होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो इसलिए हमारा H2S ही रिड्यूसिंग एजेंट होगा, H2S ही रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है। देखो थर्ड क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि H2S जो है ऑक्सीडाइज हुआ है क्योंकि इसने हाइड्रोजन को छोड़ा है सल्फर में, और यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये रिड्यूस हुआ है क्योंकि इसने ऑक्सीजन को छोड़ दिया है, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड भी रिड्यूस हुआ है सल्फर में, H2S ऑक्सीडाइज हुआ है सल्फर में, हाइड्रोजन छोड़ दिया क्योंकि हाइड्रोजन को छोड़ने पर भी तो कंपाउंड ऑक्सीडाइज होता है। तो H2S हमारा जो है ऑक्सीडाइज हुआ है सल्फर में, और SO2 हमारा जो SO2 भी है, SO2 ये इसने ऑक्सीजन को छोड़ दिया तब इसने सल्फर बनाया, तो ये रिड्यूस हुआ है, ये क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है, ठीक है बच्चों। क्लियर हुआ? समझ में आया? तो H2S हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है, इसने ऑक्सीडाइज किया है, और SO2 रिड्यूस हुआ है तो इसलिए SO2 जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। क्लियर हुआ है? समझ में आया? रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट समझ में आया बच्चों? एक क्वेश्चन है, द गिवन रिएक्शन शोज वन ऑफ द प्रोसेस टू एक्सट्रैक्ट द मेटल्स लाइक आयरन एंड मैंगनीज, ठीक है। ये रिएक्शन दिया हुआ है कि यूज किया जाता है मेटल्स आयरन या मैंगनीज को एक्सट्रैक्ट करने में, ठीक है। तो MnO2 मतलब मैंगनीज डाइऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम इक्वल टू मैंगनीज लिक्विड स्टेट में आया है, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड और हीट, ये हमारा इक्वेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है, गिव रीजन व्हाई द अबव रिएक्शन इज नोन एज अ थर्माइट रिएक्शन, इसको हम थर्माइट रिएक्शन बोलते हैं, तो ठीक है। इसका आंसर देखो मैंने लिख रखा है, मैं समझाती हूँ कि क्यों इसको थर्माइट रिएक्शन बोलते हैं। थर्माइट रिएक्शन होता क्या है, तो द रिडक्शन ऑफ अ मेटल ऑक्साइड टू मेटल by using aluminum powder as a reducing agent is called a thermite reaction, ठीक है बच्चों। तो ये थर्माइट रिएक्शन इसलिए है क्योंकि जब हम एल्यूमिनियम को यूज करते हैं, एल्यूमिनियम पाउडर को एज ए रिड्यूसिंग एजेंट मेटल ऑक्साइड से मेटल में कन्वर्ट करने के लिए, तो इसको हम बोलते हैं थर्माइट रिएक्शन, ठीक है। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, एल्यूमिनियम रिड्यूसेस मैग्नीशियम ऑक्साइड टू प्रोड्यूस मैंगनीज मेटल, एल्यूमिनियम रिड्यूसेस मैग्नीशियम ऑक्साइड टू प्रोड्यूस मैंगनीज मेटल, ठीक है। मैंगनीज मेटल में ये
बदल जाता है और बहुत सारी हीट भी निकलती है इसमें, एंड लॉट ऑफ हीट इज ऑल्सो इवॉल्व। ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो थर्माइट रिएक्शन क्या है, इसको लर्न कर लो अच्छे से कि रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल by using aluminum powder as a reducing agent is called a thermite reaction। ठीक है, क्लियर हुआ? अब दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड इन द above reaction। तो बहुत ही इजी है, अभी पीछे भी मैंने क्वेश्चन करवाया इस तरह से, कौन ऑक्सीडाइज हुआ है और कौन रिड्यूस हुआ है। तो मैंगनीज डाइऑक्साइड ये हमारा रिड्यूस हुआ है, MnO2 रिड्यूस हुआ है क्योंकि ऑक्सीजन इससे हट गया है, Mn हो गया है, और एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज, एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन मिल गया है इसलिए ऑक्सीडाइज हुआ है। इसमें थर्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है गिव अ रीजन व्हाई एल्यूमिनियम इज प्रेफरेबली यूज्ड इन थर्माइट रिएक्शन। थर्माइट रिएक्शन में एल्यूमिनियम को ही क्यों यूज किया जाता है? तो क्योंकि एल्यूमिनियम जो है इसकी मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ज्यादा ही इसको लगाव है, एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन से ज्यादा ही लगाव है, तभी तो किसी मेटल ऑक्साइड का ऑक्सीजन एल्यूमिनियम के साथ जाके चिपक जाता है और वो मेटल फ्री हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये पूछा है कि क्या रीजन है कि एल्यूमिनियम इज प्रेफरेबली यूज्ड इन थर्माइट रिएक्शन। तो थर्माइट रिएक्शन में इसीलिए एल्यूमिनियम को यूज करते हैं कि एल्यूमिनियम हैज मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन एंड इट इज हाईली रिएक्टिव। एक तो ये ऑक्सीजन के साथ इसकी ज्यादा एफिनिटी है, ज्यादा लगाव है, ऑक्सीजन से ज्यादा ही इसका प्यार है, तो ये ऑक्सीजन को अपने में मिला लेता है, खुद एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाता है और मेटल को रिलीज कर देता है एक एलिमेंट के रूप में। और ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है, ये रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है, पढ़ा है ना रिएक्टिविटी सीरीज आपने, पोटेशियम सोडियम, इस तरह से केदारनाथ का माली आलू जरा फिर पकाता है, ये निमोनिक है उसके लिए। तो ये ज्यादा रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव एंड कैन डिस्प्लेस मेटल ऑफ लोअर रिएक्टिविटी। ये मैंगनीज तो इसकी रिएक्टिविटी लोअर है, तो लोअर रिएक्टिविटी के मेटल को उनके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है। एक तरह से ये हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ, समझ में आया? तो ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं 3 मार्क्स में। तो ठीक है, आज मैंने इतना करवा दिया है, अब मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर के आती हूँ। आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए, अभी 4-5 दिन का टाइम है, आपका पूरा हो जाएगा, चिंता मत करिए। थोड़ा बहुत इधर से मैं हेल्प कर देती हूँ, आप वीडियो देखिए, जो समझ में नहीं आता हो आप पूछ भी सकते हो क्वेश्चन, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। ठीक है, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ साइंस के अच्छे क्वेश्चंस ला करके। जब तक साइंस का पेपर होता है तो साइंस के ही वीडियो बनेंगे। ठीक है बच्चों, तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।